हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार आप सभी का वेलकम इंग्लिश क्लासेस एंड आर्ट्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। आइए हम लोग पढ़ना शुरू करें। आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं ज्योग्राफी, जो आपका मॉडल सेट 1 है, जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको एक बार देखिए, स्टडी कीजिए और एग्जामिनेशन हॉल में कंफर्म है इससे क्वेश्चंस आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा होती है। ठीक है चैंपियन, तो आइए देखते हैं और क्वेश्चंस को हम लोग बनाते हैं शानदार तरीके से ताकि आपको क्वेश्चन आसान लगे और क्वेश्चन बनना आपका शुरू हो जाए। चलिए तो देखते हैं कि क्वेश्चन कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कैसे आता है, क्या आपका लेवल होता है, किस तरह से आप पढ़ेंगे जो एग्जामिनेशन हॉल में आपको क्या हो जाए, सब सही हो जाए। तो एक बात बोलना चाहता हूँ आप सबको, 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से केवल आपको आधा ही बनाना होता है, केवल 35 ही बनाना होता है। तो इसको देखते हैं, आइए समझ के इसको हम लोग पढ़ते हैं। चलिए, मॉडल सेट 1 आपका है, ठीक है, ज्योग्राफी है, इसको पढ़ेंगे हम लोग। आइए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन कहता है कि संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। कहता है क्वेश्चन कि संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। ऑप्शन प्राकृतिक, मानवीय या दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है, संभववाद की अवधारणा में ऑप्शन नंबर हम लोग क्या मारेंगे, तो ए मारेंगे, यानी प्राकृतिक मानवीय घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। और यहाँ क्वेश्चन आता कि और क्वेश्चन जब इस तरह से रहता है तो आपका प्राकृतिक और मानवीय है ना, नियतिवाद में क्या होता है कि प्राकृतिक और मानवीय दोनों हो जाते हैं। ठीक है चैंपियन, तो क्वेश्चन आपका आसान है, एग्जामिनेशन के तौर पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको एक बार देखेंगे, समझेंगे, आसानी से बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि विश्व के सघन जनसंख्या क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सम्मिलित नहीं है। वर्ड पर ध्यान देंगे चैंपियन, कौन सा क्षेत्र जो है वो सम्मिलित नहीं, यानी शामिल नहीं है। ऑप्शन यूरोपीय, पश्चिमी यूरोप, दक्षिणी पूर्वी एशिया, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, उत्तर पूर्वी अमेरिका। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका, दक्षिणी पूर्वी जो एशिया है वो विश्व के सघन जनसंख्या क्षेत्रों में ये क्या है कि शामिल नहीं है। ठीक है चैंपियन, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता क्या है, आइए। कहता है क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आंसर अपने आप आपको आ जाएगा। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है। अपकर्ष कारक नहीं, अपकर्ष प्रतिकर्ष वो होता है चैंपियन कि वो रहन सहन होते अपने जगह को छोड़ना, अपने जगह में आके बस जाना, ये अपकर्ष और प्रतिकर्ष रूप में होता है। आइए देखते हैं। नहीं है रहन सहन की अच्छी दशाएं, अनुकूल जलवायु, रहन सहन की निम्न दशाएं, शांति एवं स्थायित्व। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, सी मारेंगे, रहन सहन की निम्न दशाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विश्व के किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है। क्वेश्चन कहता है कि विश्व के किस देश की जनसंख्या क्या है, सर्वाधिक है। तो चैंपियन देखिए दिया गया है, अमेरिका, भारत, चीन, इंडोनेशिया। जब क्वेश्चन कहता है पूछेगा वर्तमान, जब बात करेगा वर्तमान में, तो वर्तमान में आपका क्या है, भारत है। और जब वर्तमान नहीं दिया है तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर क्या मार देंगे, तो चीन मार देंगे। ठीक है चैंपियन, नेक्स्ट 5 क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एकल कृषि, ये आपका कहता है कि नहीं है। इनमें से कौन जो कृषि है वो एकल मतलब एक नहीं है, बाकी सब है, डेयरी है, रोपण है, व्यापारिक है, बट क्या है कि मिश्रित कृषि ये आपका नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो ए मारेंगे। ठीक है चैंपियन, क्वेश्चन को आसानी से पढ़ लेंगे, याद हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 6, आइए। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल जो है वो रोपण फसल नहीं है। तो कौन सा फसल जो है रोपण फसल नहीं है, तो गेहूं जो है वो रोपण फसल नहीं है। इसको आप कर लीजिए वीवीआई, जो एग्जामिनेशन के तौर पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन इससे आते हैं। ठीक है चैंपियन, नेक्स्ट, विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि नहीं। अच्छा, क्वेश्चन कहता है विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि नहीं की जाती है। कहाँ पे नहीं की जाती है। ऑप्शन है प्रेरी क्षेत्र में, स्टेपीज क्षेत्र में, पंपास क्षेत्र में, अमेजन बेसी में क्या होता है कि विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि जो होता है वो नहीं की जाती है। ठीक है चैंपियन, बहुत ही आसान क्वेश्चन से समझेंगे ध्यान से। चलिए
क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8 कहता क्या है, निम्नलिखित में से कौन दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करता है। जैसे मान लीजिए गन्ना हो गया कच्चा माल, गन्ने को अगर फैक्ट्री में लेकर जाते हैं तो उससे चीनी बनता है, गुड़ बनता है, तो कच्चा माल इसमें से कौन तैयार करता है। आधारभूत उद्योग, कुटीर उद्योग, स्वच्छंद उद्योग, छोटे पैमाने का उद्योग। तो क्या मारेंगे, आधारभूत उद्योग। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो ए मारेंगे। ये भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सबके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ये भी क्या हो जाते हैं तो आ सकते हैं। ठीक है चैंपियन, चलिए जाहिर सी बात है सब कुछ आसान क्वेश्चन लग रहा है आप लोग को, अगर अच्छे से उसको बनाएंगे तो आसान क्वेश्चन और भी बनना शुरू होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्रियाकलाप है, मतलब तीसरा क्रियाकलाप इनमें से कौन सा है। खेती पहला, व्यापार, बुनाई, आखेट। आप थोड़ा समझेंगे ध्यान से। खेती जो आपका होता है पहला के रूप में आता है, आखेट मतलब होता है क्या, आखेट मतलब होता है मछलियों को पकड़ना, शिकार खेलना, इस सब में होता है, अब पहला प्रथम में होता है। तो तृतीय में क्या होता है आपका, व्यापार। दूसरा क्या होता है, बुनाई। ठीक है ना, ये सिंपल सी आपकी बात है। नेक्स्ट कहता है इसमें से कौन सा क्रियाकलाप है जो द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है। आइए, मछली पकड़ना ये पहला हो गया, लौह प्रगलन, वस्त्र निर्माण और फिर क्या, टोकरी बनाना, इनमें से कौन सा नहीं है। ये तीनों आपका कौन सा उद्योग में आता है, तो सेकेंड एक्टिविटीज, दूसरा क्रियाकलाप में आता है, बट कौन सा नहीं है, तो मछली पकड़ना हमारा प्राथमिक क्रियाकलाप है, द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आइए, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है, वीवीआई कर लेंगे इसको। चलिए, ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग जोड़ता है, किसको जोड़ता है, तो किसको जोड़ता है, वैंकूवर को सेंट जॉन से, चेंडू को लहासा से, एडमंटन को एनकोरेज से, और ये करेंगे हम लोग डार्विन को मेलबोर्न से। ये जो आपका महामार्ग है वो क्या करता है, तो जोड़ता है। ठीक है चैंपियन। नेक्स्ट नंबर 12, ये क्वेश्चन देखिए बहुत एग्जाम में आता है कि पनामा जो नहर है किसको जोड़ती है। पनामा नहर किसको जोड़ता है भाई, कुछ नहीं करना है, तो हम सिंपल सी बात याद कर लेंगे, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से क्या जोड़ता है, तो पनामा नहर जोड़ता है। इसमें लगभग 100 जो समुद्री जहाज होती हैं या पानी वाली जो जहाज होती है आता है और क्या जी जाता है, जो व्यापार के लिए बहुत ही सुगम होता है। नेक्स्ट 13, विश्व के प्रमुख समुद्री पतन कौन सा है। क्वेश्चन कहता है कि विश्व के प्रमुख समुद्री पतन कौन सा है। नौसेना ये है, तेल है, विस्तृत है, औद्योगिक पतन है। क्या मारेंगे, विस्तृत पतन जो है विश्व के प्रमुख क्या है, तो समुद्री पतन है। पतन मतलब क्या होता है, जहां पे जिस समुद्र में बड़े बड़े जहाज आकर रुक जाते हैं और सामानों का क्या करते हैं, व्यापार करते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो पतन कहते हैं। ठीक है ना, बंदरगाह जिसको आप लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित महाद्वीपों में किससे विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रभाव होता है। विश्व व्यापार सबसे अधिक कहाँ होता है, किस में होता है, एशिया महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका। तो जाहिर से बात है सबसे अधिक व्यापार कहाँ होता है, यूरोप। आप लोग हिस्ट्री में टॉपिक नाम सुने होंगे, भारत में यूरोपियों का आगमन। सबसे पहले कौन सा आया था, तो पुर्तगाल आया था। ठीक है चैंपियन, पुर्तगाल आया था, फिर डच आया था, फिर इंग्लैंड आया था, और उसके बाद कौन आया था, तो फ्रांस आया था। कौन आया था, तो फ्रांस आया था। तो ये सब क्या थे, यूरोपियों का आगमन था, और किस लिए आया था, व्यापार करने के लिए आया था। ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर 14, ओपेक, इसकी राजधानी कहाँ है, वियना। एकदम सिंपल सी वर्ड है। ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ये का मुख्यालय कहाँ है, तो वियना में है। ठीक है चैंपियन। नेक्स्ट नंबर 16 आइए, झील के चारों ओर, क्वेश्चन कहता है कि झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा। क्वेश्चन कहता है कि झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा, तो किसमें क्या मारेंगे, वृत्ताकार। क्वेश्चन कैसे पकड़ेंगे, चारों ओर, चारों ओर मान लीजिए चारों ओर है ना, तो किस रूप में आएगा, तो वृत्ताकार आएगा। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सर्वाधिक कौन सा जो व्यवसायिक नगर बहुत अधिक है, जेरूसलम है, पीटर्सबर्ग है, बीजिंग है, एम्स्टर्डम। तो क्या मारेंगे हम लोग, एम्स्टर्डम।
नेक्स्ट नंबर 18, उत्तरी अटलांटिक मार्ग जोड़ता है। उत्तरी अटलांटिक मार्ग किसको जोड़ता है? क्वेश्चन बहुत आसान है, बस एक बार देख लेंगे ना तो याद हो जाएगा। उत्तरी अमेरिका को यूरोप से, उत्तरी अमेरिका को अफ्रीका से, एशिया से, इनमें से कोई नहीं। तो किसको जोड़ता है? उत्तरी अमेरिका को यूरोप से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, यूरोपवासी द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया था? यूरोपवासी अपने उपनिवेश, यानी अपना जो उपनिवेश किसे कहते हैं? जब कोई देश किसी छोटे देश पर या देशों पर अपना अधिकार कुछ समय के लिए प्राप्त कर लेता है, उसे उपनिवेश कहते हैं। मिल्पा, रोपण, मिश्रित अंगूर खेती, क्या मारेंगे हम लोग? रोपण। क्या मारेंगे? रोपण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, खट्टे फलों की कृषि किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बार बार पूछता है, आप इसको मेंशन कर लेंगे, VVI कर लेंगे चैंपियन। इसको एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है, किससे है? तो भूमध्य सागरीय कृषि से क्या है? ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, आइए। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा। एकदम सिंपल क्वेश्चन से, कैनबरा। 22 कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 1126 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 1126 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, आइए देखते हैं क्या है, चलिए। कहता है कि भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुआ था? यानी भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ था? ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? 1, 1881 में। इस समय हमारा देश क्या था? गुलाम था। उसी समय अंग्रेजों के साथ मिलकर ये जनगणना हुआ था 1881 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, आइए। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में नगर, नगर मतलब मान लीजिए क्या चैंपियन? शहर। आबादी है, कितनी आबादी है? तो 31.16% क्या हमारी है? तो आबादी कहाँ पे है? तो शहरों में है, बाकी जो भी है गांव में। 2011 के जनगणना के अनुसार। 26, कौन सा निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है? पुरुष प्रवास मतलब पुरुष जो होते हैं एक स्थान से छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, इसमें से मुख्य कारण इनमें से क्या है? विवाह है, व्यवसाय है, काम और रोजगार है, शिक्षा है। तो क्या मारेंगे? काम और रोजगार। यानी काम और रोजगार के लिए भारत के लोग क्या करते हैं? अपने गांव को छोड़कर कहाँ चले जाते हैं? शहरों में चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, आइए देखते हैं क्या है। निम्नलिखित राज्यों में किसका 0.0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात निम्न है? सबसे कम है लिंगानुपात। कौन सा आपका राज्य है? तो हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? नगरीय जनसंख्या का अनुपात क्या है? सर्वाधिक है। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, गोवा। तो गोवा में सबसे अधिक क्या है? तो नगर बसते हैं, ठीक है, भारत के। नेक्स्ट 28, सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है? निम्नीकरण मतलब क्या जी? मृदा का ह्रास। मृदा मतलब मिट्टी खत्म हो रहा है। क्या कारण है? तो क्या मारेंगे? मृदा लवणता। क्या मारेंगे? मृदा लवणता। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, आइए देखते हैं क्वेश्चंस क्या है, चलिए। उच्च परिणाम और स्तर वाले अन्वेषणों से संबंधित क्रियाकलापों को कहा जाता है? उच्च परिणाम माने ऊंचा परिणाम, और कहता है कि अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलापों को कहा जाता है। क्या कहा जाता है चैंपियन? तो पंचम क्रियाकलाप के रूप में उसको हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? सिंचाई मतलब होता है खेतों को पटाना, आपको मालूम होना चाहिए। तो क्या है? नहर है, नलकूप है, तालाब है, कोई नहीं है। तो क्या मारेंगे हम लोग? नहर। और दक्षिण भारत में क्या आ जाता है? तो तालाब आ जाता है, ठीक है चैंपियन। नेक्स्ट 31, निम्नलिखित खनिजों में किसको भूरा हीरा कहा जाता है? ये सब खनिज का नाम दिया है, इनमें से किसको क्या कहते हैं? भूरा हीरा के नाम से जानते हैं। तो क्या मारेंगे हम लोग? लिग्नाइट को क्या जानते हैं? तो भूरा हीरा के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, आशा करता हूं कि आप लोग इसे क्या करेंगे? क्वेश्चंस को लिख लेंगे, और लिखने के बाद ऑप्शन ना लिखेंगे, बस वन लाइनर क्वेश्चन लिखने से ना याद हो जाता है। निम्नलिखित राज्यों में से
केंगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है ना आपका, किसमें आपका है तो कर्नाटक, कहाँ पे है तो कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, बेलाडीला, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आता है, बेलाडीला लौह अयस्क है जो किस राज्य में पाया जाता है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई कर लेंगे चैंपियन। बेलाडीला लौह अयस्क किस क्षेत्र राज्य में स्थित है तो महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश और क्या मारेंगे हम लोग चैंपियन, छत्तीसगढ़। क्या मारेंगे हम लोग, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, केंदुझर मैंगनीज, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कहाँ पाया जाता है, ओडिशा में। केंदुझर मैंगनीज किस क्षेत्र में पाया जाता है तो उड़ीसा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, आइए देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है, तो ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत इनमें से कौन सा है तो क्या मारेंगे, सौर ऊर्जा। कोयला मिलता है, जल मिलता है, खनिज, बट क्या है, सौर ऊर्जा क्या है, गैर परंपरागत स्रोत है। देखिए हुगली जो औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है वो कहाँ पे स्थित है, हुगली नदी है आपका, हुगली नदी पर क्या बसा हुआ है, हावड़ा ब्रिज है, जाहिर से मारेंगे क्या आपका, कोलकाता। क्या मारेंगे, कोलकाता। तो ये सब क्वेश्चंस बहुत ही आसान है, अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे, ठीक है चैंपियन। नेक्स्ट 37, आइए, भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित कब हुआ था, 1923 में। भारत में 1923 में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था। उस समय हमारा देश क्या था, गुलाम था, फिर भी भारत में रेडियो प्रसारण हो गया था, ठीक है। देखते हैं, अब पहले के ज़माने में लोग ना न्यूज़ से सुनते थे, आप लोग मैच सुनते थे वगैरह, है ना इस चीज़ को। चलिए उसके बाद 38, भारतीय रेलवे की शुरुआत, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है, कब हुआ था, 1853 में बॉम्बे थाने, पुणे से थाने आपका हुआ था ये। 39, कोची, नाम सही है, कोची केरल, ये पतन कहाँ पे है, कोची में, केरल में आपका ये पतन है, कोची पतन है। नेक्स्ट 40 क्वेश्चंस, जल जन्य रोग किससे होता है तो अतिसार, ये रोग किसका नाम है तो अतिसार है, जल जन्य रोग ये अतिसार से है, ठीक है चैंपियन। 41, सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगालोपोलिस है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगालोपोलिस कहाँ पे है तो मुंबई में है, सबसे अधिक जनसंख्या के रूप में यहाँ पर बात हो रही है। ये क्वेश्चंस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, धारावी मलिन बस्ती स्थित है, आप लोग इसका आंसर देंगे, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, इनमें से कोई नहीं, क्या मारेंगे, मुंबई। क्या मारेंगे चैंपियन तो मुंबई में स्थित है, और बहुत ही फेमस आपका है ये क्वेश्चंस एग्जाम के रूप में बहुत आता है, इसको आप भी वीआई कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है क्या, आइए, निम्नलिखित में से कौन मानव और पर्यावरण के बीच अन्योन क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है तो मानव बुद्धिमत्ता, प्रौद्योगिकी, लोगों का अनुभव, मानवीय भाईचारा। क्या मारेंगे हम लोग, प्रौद्योगिकी। काम रहेगा तब एक दूसरे से आप लोग मिलेंगे, अदरवाइज काम नहीं रहेगा तो भाईचारा अपने जगह पर आता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, हाँ ये क्वेश्चन देखिए अभी बताया थे, नियतिवाद, वहां पे आया था क्वेश्चन शुरू में, संभववाद। तो नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है तो ए और बी दोनों आपका है। और जब क्वेश्चन पूछता है कि संभववाद, जब पूछता है संभववाद तो क्या मारेंगे हम लोग, प्राकृतिक घटक मारेंगे। नेक्स्ट 45, चलिए, रोपण फसल इनमें से कौन सा नहीं है चैंपियन तो क्या मारेंगे, गेहूं जो है रोपण फसल नहीं। क्वेश्चन रिपीटेशन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है, प्राथमिक क्रियाकलाप क्या आपका है, खेती, व्यापार, बुनाई, जूट, ये अलग है तीनों, लेकिन प्राथमिक क्रियाकलाप हमारा क्या है, खेती, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, ये भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग उसको भी वीआई कर लीजिएगा। स्वेज नहर जोड़ता है, किसको जोड़ता है, लाल सागर को भूमध्य सागर से क्या जोड़ता है तो स्वेज नहर जोड़ता है। नेक्स्ट 48, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है तो कोलकाता, कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल, यानी कहाँ पे है, कोलकाता में है आपका, कोलकाता में स्थित है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल, कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, नदी के सहारे बसा गांव किस प्रतिरूप में आता है तो आयताकार, अरीय, वृत्ताकार, रेखीय। तो रेखीय का हम लोग चलेंगे, मान लीजिए नदी है, सपोज डैट ये नदी बह रही है, तो नदी बह रही है, जाहिर से बात है यहाँ लोग घर बना के रहते हैं आपस में,
तो घर बना के रहते हैं तो क्या है, एक क्रम में रहते हैं तो क्या हो जाएगा, रेखीय। नेक्स्ट क्वेश्चन 50। चलिए 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? किसका है? अरुणाचल प्रदेश। इसकी राजधानी कहाँ है? ईटानगर। आपको मालूम है इस चीज को है। 51 कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी थी? तो 10.41 करोड़ इतनी जनसंख्या बिहार की थी। नेक्स्ट 52। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित में से किस राज्यों में से जिसकी जनसंख्या सबसे अधिक है? तो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पे जनसंख्या सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक है में क्या मारेंगे हम लोग? उत्तर प्रदेश। आशा करता हूं कि ये सब क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही आसान लगता होगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चंस आपके लेकर आए हैं। बस जरा से इसको पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब रहेगा। ठीक है चैंपियन। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। हॉर्टिकल्चर संबंधित किससे संबंधित है? आपका फल एवं सब्जी से। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बार बार पूछता है, इसको भी वीआई कर लेंगे जो एग्जाम के लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 53। शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? मिट्टी का अपरदन का मुख्य कारण क्या है? तो क्या मानेंगे? वायु अपरदन से होता है शुष्क क्षेत्रों में। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैंपियन। चलिए 55 देखिए क्वेश्चन आ गया ना। दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? उत्तर भारत में तो नहर था, दक्षिण भारत में क्या मारेंगे? तालाब। क्या मारेंगे? तालाब। 56 क्वेश्चन। तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है, कहां पे आपका है? तो कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नोवामुंडी। नोवामुंडी जो लौह अयस्क है, एक मिनट, नोवामुंडी जो लौह अयस्क किस क्षेत्र में है? तो झारखंड में है। इसको एक बार देख लेते हैं, यहाँ ऑप्शन महाराष्ट्र मारे चैंपियन हम लोग। ठीक है। नेक्स्ट 58। भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुई थी? तो भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुई थी? तो 1960 में। बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और भारत में हरित क्रांति कौन थे? एम स्वामीनाथन। कौन थे? एम स्वामीनाथन थे। ठीक है ना। नेक्स्ट 56। कोलकाता पत्तन स्थित है, कहां पे स्थित चैंपियन है? तो पश्चिम बंगाल। कोलकाता कहां पे है? तो पश्चिम बंगाल। सिंपल सा। 60 क्वेश्चंस। आइए, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा वायुजन्य नहीं है? यानी वायु से रोग इनमें से कौन सा नहीं है? श्वास संक्रमण ये भी है, नेत्र संश्लेषण सुगोत ये भी है, श्वास नल ये भी है, बट अतिसार जो है वो वायु से आपका नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? तो सी मारेंगे। नेक्स्ट 61। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ब्राजील में कॉफी बागान क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो फेजेंडा। क्या कहते हैं चैंपियन? फेजेंडा के नाम से जानते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है जरा सा क्वेश्चंस को आप लिख लेंगे तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सभी लगेंगे। नेक्स्ट 62। आइए, मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क अवस्थित है, कहाँ पे है? सिक्किम, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो इसके अनुसार क्वेश्चन को हम लोग ले चलते हैं क्या आपका? तो कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 कहता है कि सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी इनमें से है? तो क्या मारेंगे? यमुना। कौन सा चैंपियन है? तो यमुना है। 64। आइए, कहता है निम्नलिखित में से कौन पश्चिम भारत की नदी बेसिन है? तो माही बेसिन जो है पश्चिम भारत की नदी बेसिन है। 64 देखते हैं चैंपियन क्वेश्चंस क्या कहता है। आइए, सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैंपियन है, वीवीआई कर लेंगे। जूट उत्पादक जो क्षेत्र है किस नदी के रूप में आता है? डेल्टा में आता है, तो गंगा डेल्टा के रूप में आता है। 66। चलिए, ये भी क्वेश्चंस बहुत पूछता है एग्जामिनेशन में, वीवीआई कर लेंगे चैंपियन। बाबा बुदन पहाड़ी कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नियर अबाउट 1 से लेकर 66 तक क्वेश्चंस को हमने पढ़ लिया, समझ लिया। अगर आप इसको नोट कर लेंगे जाहिर सी बात है आपके लिए बहुत ही आसान होगा। नेक्स्ट 67। आइए, कहता है निम्नलिखित में राज्यों में से गोंडवाना जो कोयले का क्षेत्र है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो झारखंड। क्या मारेंगे इसको हम लोग? झारखंड। 67। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन? ये भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या मारेंगे? जलवायु। क्या मारेंगे? जलवायु। 69।
औद्योगिकीकरण से कौन सा प्रदूषण होता है? जल होता है, वायु होता है, यानी इनमें से सभी। अगर फैक्ट्री में सब कुछ होगा तो सब प्रदूषित होगा ना आपका, तो इनमें से सभी मारेंगे। और लास्ट क्वेश्चन है, हथकरघा जो उद्योग है किससे, हाथकरघा यानी हाथ से बनाया हुआ जो उद्योग है किससे संबंधित है? तो कुटीर उद्योग, यानी क्या मारेंगे हम लोग? ऑप्शन नंबर बी मारेंगे। आशा करता हूं कि 1 से लेकर 70 तक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। जाहिर सी बात है, इसको अगर बनाएंगे तो समझ में सब कुछ आ जाएगा। ये सभी हमारे क्या हैं? तो ऑब्जेक्टिव हैं, और ऑब्जेक्टिव आपको 70 में केवल 35 से बनाना है, बट ऐसा पढ़ो कि हमको 70 में 70 आए आपका। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, लघु उत्तरीय प्रश्न डिस्कस करेंगे हम लोग, लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है चैंपियन, चलिए देखते हैं कि लघु उत्तरीय प्रश्न क्या कहता है, कैसे कहता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग बनाते हैं, समझते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में बात हो रही है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं उसको एक बार बस देख लेना है, समझ जाना है, आराम से क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे तो बन जाएंगे। आइए देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में बात हम लोग करते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है लघु उत्तरीय प्रश्न, लेकिन क्वेश्चंस कौन कौन सा इसमें आए हुए हैं, आइए देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन कहता है, आइए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मानव भूगोल को परिभाषित करें, मानव भूगोल को परिभाषित करें। आइए देखते हैं कि मानव भूगोल क्या होता है। चलिए, नौ भूगोल की प्रमुख शाखा है जिसके अंतर्गत मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक उसके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मानव जब जन्म हो जाता है तो उसके साथ समय तक, मृत्यु तक के समय तक लेकर वो क्या करता है? संबंधों का अध्ययन करता है। मानव भूगोल की एक अत्यंत लोकप्रिय और बहु अनुमोदित परिभाषा है मानव एवं उसका प्राकृतिक पर्यावरण के साथ समायोजन का अध्ययन। जाहिर सी बात है, मनुष्य जब जन्म ले लेता है तो जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती तब तक क्या जी, मानव मनुष्य भूगोल के साथ रहता है। इसी को क्या कहते हैं? तो मानव भूगोल कहते हैं। आप इसको नोट कर लेंगे तो बहुत ही आसान लगेगा। चलिए देखते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए, आसान क्वेश्चन चैंपियन है, बस थोड़ा सा इसको एक बार देख लेंगे, समझ लेंगे, आसानी से बनाएंगे तो क्वेश्चन आसानी से क्या हो जाएगा? बन जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। नंबर 2, आइए नंबर 2 क्वेश्चन कहता है कि जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर स्पष्ट कीजिए। जन्म दर और मृत्यु दर में क्या कीजिए? अंतर स्पष्ट कीजिए। देखते हैं, आइए। जन्म दर किसी जनसंख्या की वृद्धि करने की अंतर्निहित क्षमता होती है, जबकि मृत्यु दर किसी विशिष्ट क्षेत्र की जनसंख्या में समय बिताने के साथ जीवों की मृत्यु की क्या जी? संख्या होती है। और यह उत्तर उपयोगी था। शिशु मृत्यु दर बाल मृत्यु दर के समान नहीं होता है। ठीक चैंपियन, तो ये आपका मृत्यु है, सिंपल सी बात है, आप इसको नोट कर सकते हैं। नंबर 3, मानव भूगोल के 2 मूलभूत क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो मानव भूगोल के 2 दिया है, यहाँ पर 3 देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्वास्थ्य, शिक्षा और समाधान तक पहुंच। इन क्षेत्रों के मानव के शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक क्षमताओं के विकास से लोगों के विकल्पों में क्या होती है? वृद्धि होती है। सही बात है बाबू, जिससे मानव का विकास होता है। स्वस्थ जीवन का अर्थ है कि किसी देश के लोग अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। स्वस्थ जीवन तथा शिक्षा मानव विकास के लिए आधारभूत क्या है? आधारभूत क्षेत्र है। संसाधनों तक पहुंच होने का मतलब है क्रिया शक्ति का होना। इस प्रकार मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र हैं जिसके माध्यम से मनुष्य का विकास होता है। फिर से आते हैं, मनुष्य का विकास कैसे होता है बाबू? तो स्वास्थ्य, शिक्षा और क्या? संसाधन। इसी से क्या होता है? तो मानव अपना जो क्रियाकलाप है वो आगे बढ़ाता है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको अगर आप नोट करें तो बहुत ही शानदार आपको लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कहता क्या है। आप्रवास और उत्प्रवास में अंतर स्पष्ट करें। आप्रवास तथा उत्प्रवास, इमिग्रेशन एंड द इमिग्रेशंस। अब समझें ध्यान से, एक देश के अंदर किसी स्थान पर किसी दूसरे स्थान से जनसंख्या के आने को आप्रवास कहते हैं। एक देश के अंदर किसी स्थान पर किसी दूसरे स्थान पर आने की स्थिति को क्या कहते हैं? अप्रवास कहते हैं, या इसको क्या कहा जाता है? अंतर्देशांतरण कहा जाता है।
ठीक है। तथा जर्जा व्यक्ति अपने निवास स्थान को छोड़कर नए स्थान पर जाकर बस जाता है, उसे क्या कहते हैं? अप्रवासी इमिग्रेंट कहा जाता है। अब जब कोई व्यक्ति या व्यक्ति का समूह अपने निवास स्थान को दूसरे स्थान पर बसने के उद्देश्य से छोड़ता है, इस प्रक्रिया को उत्प्रवास कहते हैं। देखिए आसान है, पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तथा अपने निवास स्थान को छोड़ने वाले व्यक्ति को उत्प्रवासी कहा जाता है। एकदम आसान क्वेश्चन है, इसको भी रिवाइज कर लेंगे, 2 बार रिपीट कर लेंगे तो आपको एकदम आसान लगेगा। रट्टा नहीं मारना, समझ के पढ़ना है, आराम से आपको आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, लिंगानुपात। ये भी एग्जाम बहुत पूछता है। लिंगानुपात से आशय पुरुष स्त्री के संख्या के अनुपात से होता है। सही बात है। इसके अंतर्गत प्रति 1000 पुरुषों की संख्या पर स्त्रियों की संख्या की गणना की जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो लिंगानुपात कहते हैं। लिंगानुपात बराबर क्या होता है? स्त्रियों की संख्या गुणे 1000 बटा में पुरुषों की संख्या। आराम से क्वेश्चन से पढ़ लेंगे, एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकृत कीजिए। उद्योग को क्या कीजिए? वर्गीकृत कीजिए। आइए देखते हैं। आकार के आधार पर उद्योग का 4 प्रकार में क्या जी वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1, बृहद आकार के उद्योग, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। जब उद्योगों में बड़ी मात्रा में श्रमिकों का प्रयोग होता है। समझेंगे ध्यान से। जब उद्योगों में बड़ी मात्रा में श्रमिकों का उपयोग होता है तथा विज्ञान एवं तकनीकी के माध्यम से उत्पादन भी बहुत अधिक होता है, तो उन्हें क्या कहते हैं? बृहद उद्योग कहा जाता है। जैसे में क्या क्या होता है आपका? वस्त्र उद्योग, लौह उद्योग इत्यादि। नंबर 2 देखते हैं क्या नंबर 2, मध्यम आकार के उद्योग, मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज। इनमें बहुत अधिक श्रम का प्रयोग नहीं होता है और न ही बहुत काम, अर्थात इसे क्या कहते हैं? तो मध्यम उद्योग के नाम से हम लोग जानते हैं। तो क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि आकार के आधार पर उद्योग को क्या कीजिए? वर्गीकृत कीजिए। 2 आपके हो गया वर्गीकृत, 4 आपके थे ना। नंबर 3, लघु आकार के उद्योग, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। लघु आकार के उद्योग बहुत छोटे होते हैं जिनमें बहुत कम व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। इन्हें ज़्यादातर परिवार के सदस्य मिलकर ही चलाते हैं। इसमें पूंजी भी बहुत क्या जी कम लगती है। इनसे तैयार माल स्थानीय बाजार को क्या जी उपलब्ध होने लगता है। जब कोई मान लीजिए कोई मिठाई बनाना है तो घर में हलवाई 5-3-4 मिलकर क्या करते हैं? बना लेते हैं। तो क्या बोलते हैं? लघु आकार के उद्योग। कुटीर उद्योग, कॉटेज इंडस्ट्रीज। कुटीर उद्योग वे होते हैं जिन्हें श्रमिक अपने घरों पर ही स्थापित कर लेते हैं, अर्थात खादी, हथकरघा उद्योग, चमड़ा उद्योग। घर पर ही लोग क्या करते हैं? तो बनाना शुरू कर देते हैं। आइए अंकीय विभाजन। क्वेश्चंस बहुत आसान है। अंकीय विभाजन किसे कहते हैं इसको एक बार देख लेंगे चैंपियन, तो आपको आसानी से आ जाएगा। यानी अंकीय विभाजन किसे कहते हैं। चलिए, सूचना तथा संचार तकनीकी तक पहुंच का संबंध अंकीय विभाजन से होता है। फिर समझिए ध्यान से, सूचना तथा संचार तकनीकी तक पहुंच अंकीय विभाजन से होता है। इसके लिए निर्णायक कारक यह है कि कोई देश कितनी शीघ्रता से अपने नागरिक को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तक पहुंच और उसके लाभ उपलब्ध करा सकता है, ये डिपेंड करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका है, ठीक है। विकसित देश इस दिशा में काफ़ी आगे बढ़ गए हैं जबकि विकासशील देश पिछड़ गए हैं। इसी को क्या कहते हैं? तो अंकीय विभाजन कहा जाता है। एकदम इसको पढ़ लेंगे एकदम आपको एकदम दिमाग पर छप जाएगा। कुछ करना ही नहीं है, 2-3 बार पढ़ लेंगे, नोट कर लेंगे कॉपी में, आपको एकदम आसानी से याद हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर 8 देखिए, पार महाद्वीपीय रेल मार्ग क्या होता है। चलिए, पार महाद्वीपीय रेल मार्ग पूरे महाद्वीप से गुजरते हुए इसके दोनों छोरों को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। इनका निर्माण आर्थिक और राजनीतिक कारणों से विभिन्न दिशाओं में लंबी यात्राओं की सुविधा प्रदान करने के लिए किया जाता है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? पार महाद्वीपीय रेल मार्ग कहा जाता है। इसको नोट कीजिए पहले से, क्विक फास्ट जल्दी कर लीजिए, एकदम आसान क्वेश्चन से। पार महाद्वीपीय रेल मार्ग रूप में आता है, जल्दी कर लीजिए। एकदम आसान क्वेश्चन से, थोड़ा सा पढ़ लेंगे याद हो जाएगा। एकदम आसान है, कोई इसमें हार्ड क्वेश्चंस नहीं है, जरा सा पढ़ना है
और आसानी से क्वेश्चन आपको आ जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं नंबर 9 क्वेश्चन। आइए, मुक्त व्यापार क्या है? मुक्त व्यापार वह व्यापारिक प्रक्रिया है जिसमें देशों के बीच कस्टम टैरिफ और ट्रेड बैरियर्स को कम किया जाता है, जिससे विभिन्न देशों के व्यापारिक संबंध मजबूत होते हैं। इससे विश्व अर्थव्यवस्था में सुधार होता है और विश्व विकास को गति क्या जी मिलती है। अगर उधर जो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अगर मैं बोल रहा हूं तो आप बोलने से ही आप सबको पकड़कर आप कॉपी में नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, भारत में घटते शिशु लिंगानुपात के 2 कारक बताइए। घटने का 2 कारक क्या है बाबू? आइए देखते हैं। 2 कारक निम्नलिखित है। पहला, कन्या भ्रूण हत्या। आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों को मदद से लिंग का पता चलने के बाद प्रतिशतात्मक सोच वाले लोग क्या करते थे? कन्या भ्रूण हत्या कर देते थे। जैसे कदम उठाते थे वैसे भी आपका लिंगानुपात कम हो जा रहा है। नंबर 2, महिलाओं की सामाजिक स्थिति, यानी क्या? भारत के ज़्यादातर हिस्सों में महिलाओं को केवल एक वस्तु माना जाता है। बेटी के जन्म को लेकर दहेज और वित्तीय समस्याओं की वजह से ग्रामीण इलाकों के ज़्यादातर परिवार महिला के बजाय पुरुष बच्चे को क्या करते हैं? तरहीज देते हैं। सिंपल सी बात है। भारत में लिंगानुपात में गिरावट कुछ और कारण क्या है? जन्म के समय लिंग अनुपात, लिंग चयनात्मक गर्भपात, बच्चों का लिंग अनुपात और मृत्यु दर में लिंग अंतर भारत में 1970 के दशक से ही शुरू है। शिशु लिंगानुपात लगातार क्या जी गिरावट देखी जा रही है। अगर मान लीजिए मालूम होता है कि बेटी है तो लोग क्या करते हैं? गर्भ में क्या करते हैं? उसको मार देते हैं। ये सब बातें आपको होती है लिंगानुपात के क्रम में होती है। नेक्स्ट, जल संभरण प्रबंधन क्या होता है? सबसे आसान क्वेश्चन से वीवीआई क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेंगे तो आसानी से क्वेश्चन सब बन जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आइए, जल संभरण प्रबंधन प्रमुख रूप से धरातलीय तथा भौम जलीय संसाधन का कुशल प्रबंध है। जल संभरण प्रबंध कहा जाता है। जल संभरण प्रबंध के अंतर्गत निर्बाध रूप से प्रवाहित जल को रोकना, समझें ध्यान से, प्रवाहित जल को रोकना तथा विभिन्न विधि जैसे अंतःस्रवण तालाब, रिचार्ज कुएं आदि के द्वारा सतही जल भंडार तथा रिचार्ज सम्मिलित होता है, जिसमें भूमिगत जल के भंडारण में वृद्धि हो जाती है। विस्तृत अर्थ के जल में जल संभरण प्रबंधन के अंतर्गत सभी प्राकृतिक जैसे भूमि, जल, पौधे तथा प्राणियों और जल संभरण सहित मानवीय संसाधनों के संरक्षण, पुनरुत्पादन और विवेकपूर्ण उपयोग को सम्मिलित किया जाता है। जल संभरण प्रबंधन का प्रमुख उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों तथा समाज के मध्यम संतुलन स्थापित करना होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लेंगे, 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 11 कहता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, भारत के 4 लौह अयस्क उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। भारत के 4 लौह अयस्क उत्पादक, कंफर्म क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। तो भारत के 4 प्रमुख लौह अयस्क उत्पादन राज्य हैं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और झारखंड। भारत में लौह अयस्क का उत्पादन करने वाले अन्य प्रमुख राज्य और भी हैं। कौन कौन? मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु। भारत में लौह अयस्क के कुछ प्रमुख भंडार ये हैं। आइए देखते हैं ये क्या क्या होता है। चलिए, मयूरभंज उड़ीसा, सिंहभूम झारखंड, बेलाडीला झारखंड। इसमें से कंफर्म क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कंफर्म 100% आएंगे, ये गारंटी के साथ ही पूछ देता है। सिंहभूम पूछा कहाँ पे है? झारखंड में है। बेलाडीला कहाँ पे है? झारखंड में है। चंद्रपुर, रत्नागिरी और भंडार जिले कहाँ पे हैं? तो महाराष्ट्र में है। कसीमनगर, बरगढ़, कुन्नूर, कडप्पा जिले आंध्र प्रदेश में। तीर्थ मलाई पहाड़ियाँ स्लेम में है। यादवपल्ली नीलगिरी क्षेत्र कहाँ पे है? तो तमिलनाडु क्षेत्र में है। तो ये आपके क्या हैं? तो लौह अयस्क के अंतर्गत ये सब क्षेत्र आते हैं। नेक्स्ट, भारत के प्रमुख 4 औद्योगिक प्रदेशों के नाम लिखिए। 4 लिखना है औद्योगिक प्रदेश के नाम। भारत में कई औद्योगिक क्षेत्र हैं, जैसे मुंबई, पुणे क्लस्टर्स, बेंगलुरु तमिलनाडु क्षेत्र, हुगली क्षेत्र, अहमदाबाद बड़ौदा क्षेत्र, छोटा नागपुर औद्योगिक बेल्ट, विशाखापट्टनम, गुंटूर बेल्ट,
गुड़गांव, दिल्ली मेरठ क्षेत्र और कोलिम तिरुवनंतपुरम और औद्योगिक क्लस्टर इत्यादि क्षेत्र क्या हैं तो शामिल हैं। तो आपके 13 क्वेश्चंस यहाँ पे हो गए। ठीक है चैंपियन। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। भारत में परिवहन के मुख्य साधन कौन कौन से हैं? तो भारत में परिवहन के मुख्य साधन 3 प्रकार से हैं। आइए देखते हैं क्या क्या है। परिवहन मतलब यातायात है ना। स्थल परिवहन, इसके अंतर्गत रेल मार्ग तथा सड़क मार्ग आते हैं। नंबर 2 जल परिवहन, इसके अंतर्गत नदियां, नहरें, समुद्री परिवहन इत्यादि शामिल किया जाता है। नंबर 3 वायु परिवहन, इसमें हवाई जहाज़ों का उपयोग होता है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन इस एग्जाम में आता है, इसको भी वीआई कर लेंगे। निवल बोया गया क्षेत्र तथा सकल बोया गया क्षेत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। आइए देखते हैं। निवल बोया गया क्षेत्र वह भूमि सम्मिलित होती है जिस पर फसलें क्या जी उगाई जाती हैं एवं क्या जी काटी जाती हैं निवल बोया क्षेत्र में। जबकि सकल बोए क्षेत्र में एक कृषि वर्ष में विभिन्न फसलों के अंतर्गत बोए गए कुल क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है। इसको 2 टाइम्स पढ़ लेंगे, आपको याद हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 क्वेश्चन। ध्वनि प्रदूषण के 4 स्रोत कौन कौन से? ध्वनि प्रदूषण के 4 स्रोत यहां देखिए दिया गया है। 4 स्रोत एकदम आसान है, चलिए देखते हैं। कुछ उद्योगों में स्वचालित मशीनों की तेज आवाज तथा अवकाश हेतु बजाए गए तेज एयर सायरन ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होते हैं। पहली बात हो गया। नंबर 2 नगरीय क्षेत्रों में व्यस्त बाजारों में आपसी बातचीत से विवाह उत्सव के अवसर पे खूब गाना बजता है, वो देख लीजिए। लाउड स्पीकर, बैंड बाजा, बारात है ना, तेज आवाज, धार्मिक एवं रीति रिवाज कार्यक्रमों में योजना पर लाउड स्पीकर तेज बजाना और दीपावली पर पटाखे चलाने के समीपवर्ती क्षेत्रों में विभिन्न तीव्रता का ध्वनि प्रदूषण क्या जी फैलना शुरू हो जाता है। नंबर 3 सुपरसोनिक विमान तथा यात्री हवाई अड्डे से उड़ते समय अपने निकटवर्ती क्षेत्रों में 120 से 180 डेसिबल तक ध्वनि छोड़ते हैं, तेज चलता है एकदम। ठीक है ना। रॉकेट, स्वचालित तोपों एवं राइफलों के प्रयोग से ध्वनि की तीव्रता 120 से 200 डेसिबल तक क्या जी पहुंच जाती है। नंबर 4 रेडियो, टेलीविजन, चलचित्र तथा राग संगीत की ऊंची आवाज तथा आणविक विस्फोटों से उत्पन्न ध्वनि भी आधुनिक युग में ध्वनि प्रदूषण का क्या जी प्रमुख कारण ये होती है। तो ये 4 कारण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप एग्जाम के तौर पे इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चैंपियन आइए। महाराष्ट्र के 4 प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग केंद्रों के नाम बताइए। तो सूती वस्त्र उद्योग केंद्रों के नाम चलिए क्या क्या है। जलगांव सूती वस्त्र उद्योग, सोलापुर सूती वस्त्र उद्योग, सीतापुर सूती उद्योग, औरंगाबाद सूती उद्योग। ये सब कहाँ पे है तो महाराष्ट्र में है। इसको नोट कर लेंगे, आराम से क्वेश्चंस बन जाएंगे। संचार से आप क्या समझते हैं? संदेशों का आदान प्रदान करना ही क्या कहलाता है? संचार कहलाता है। मानव ने अपने आवश्यकता अनुसार समय समय पर संचार का विभिन्न साधनों का विकास किया है, जैसे डाक सेवा, टेलीग्राम, टेलीफोन, फैक्स, रेडियो, सिनेमा, टेलीविजन, इंटरनेट। एकदम सिंपल आसान क्वेश्चन से चैंपियन। इसको अगर आप नोट कर लेंगे तो आप सबको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर 19 आइए देखते हैं क्वेश्चंस। ओरिएंट एक्सप्रेस क्या होता है? क्वेश्चंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बस पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। यहाँ पे कुछ है नहीं, थोड़ा सा है, पढ़ लेंगे। ओरिएंट एक्सप्रेस रेलवे मार्ग, सिंपल सी बात, रेलवे मार्ग है ओरिएंट एक्सप्रेस रेलवे मार्ग। यह यूरोप महाद्वीप का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग है जो यूरोप के 6 देशों के नगरों तथा राजधानियों से होकर जाता है। समझेंगे ध्यान से। यह रेल मार्ग तुर्की के इस्तांबुल नगर से प्रारंभ होकर बुल्गारिया की राजधानी सोफिया, सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, देखिए यहाँ पर दिया भी है, जर्मनी के प्रमुख नगर म्यूनिक, फ्रांस के प्रमुख नगर स्ट्रेसबर्ग होते हुए फ्रांस की राजधानी पेरिस तक पहुंच जाता है। चलने की बात हो रही है ना। अब इस रेल मार्ग का उपयोग महाद्वीपीय में उल्लेखनीय आर्थिक एवं राजनीतिक महत्व है। इस एक्सप्रेस रेल मार्ग द्वारा लंदन से इस्तांबुल तक सागरीय मार्ग लगने वाले समय 10 दिन की तुलना में केवल 96 घंटे ही क्या जी रह गए हैं। पनीर, सुअर का मांस, शराब, जई, फल तथा मशीनरी इस रेल मार्ग द्वारा
परिवाहित किए जाने वाले प्रमुख क्या है, तो उत्पादन है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग चैंपियन, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओरिएंट एक्सप्रेस कहते हैं। ठीक है चैंपियन, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन से एक बार देख लेंगे, समझ लेंगे, आसानी से आ जाएगा। नंबर 20, डैन्यूब जलमार्ग के महत्व का उल्लेख कीजिए। आइए देखते हैं क्या है जलमार्ग। डैन्यूब जलमार्ग पूर्वी यूरोप में बहने वाले डैन्यूब नदी ब्लैक फॉरेस्ट पर्वतों से निकलकर हंगरी, ऑस्ट्रिया, पूर्वी यूगोस्लाविया, रोमानिया तथा बुल्गारिया देशों में प्रवाहित होती हुई काला सागर में गिर जाती है। यह नदी टारना से विरिन तक नौकायान योग्य होना शुरू होता है। तो आसान क्वेश्चन से चलिए 20 क्वेश्चन हो गया चैंपियन, और जाहिर से बात है 20 में से केवल आपको 15 ही बनाना होता है, तो 15 आप आराम से बना सकते हैं। अब थोड़ा सा बात करते हैं क्या, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 5 नंबर का आता है, 5 मार्क्स का। अगर आप इसको नोट कर लेंगे तो आपका दिमाग काम करना शुरू करेगा। चलिए, चलवासी पशुचारण और व्यापारिक पशुचारण में अंतर कीजिए स्पष्ट। आइए देखते हैं। चलवासी पशुचारण और व्यापारिक पशुचारण में कई अंतर, जैसे कि चलवासी पशुचारण एक प्राचीन जीवन निर्वाह पद्धति है, जबकि व्यापारिक पशुचारण एक व्यवसाय है। सिंपल सी बात है, समझेंगे। नंबर 2 कर लेते हैं यहाँ पे। चलवासी पशुचारण में पशुओं पर भोजन, वस्त्र, औजार, यातायात और अन्य जरूरतों के लिए निर्भरता होती है। वही व्यापारिक पशुचारण में पशुओं से क्या लोग लेते हैं, दूध, मांस, खाल, अंडे वगैरह हासिल किए जाते हैं। नंबर 2 हो गया आपका, ये आपका 1 था, 2 हो गया। नंबर 3, चलवासी पशुचारण में चारा प्राकृतिक रूप से मिलता है, जबकि व्यापारिक पशुचारण में चारे के लिए प्रकृति पर क्या जी निर्भर नहीं होती है। व्यापारिक पशुपालन में चारा उगाया भी जाता है। तो आप इसको बना कर लिख देंगे तो नंबर आपके मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए और भी आप कुछ पाते हैं। नंबर 4 आपका था, 5 कर लेते हैं। चलवासी पशुचारण पानी और चारे की तलाश में इधर उधर घूमते रहते हैं। वही व्यापारिक पशुचालन में पशुओं को एक निश्चित जगह पर फॉर्म में रखा जाता है। ठीक है। 5 नंबर 6, चलवासी पशुचारण में पशुओं को संबंधित क्षेत्र, जलवायु और प्राकृतिक वातावरण के मुताबिक पाला जाता है। आसान है। जबकि व्यापारिक पशुपालन में एक ही तरह के पशुओं को पाला जाता है। चलवासी पशुचारण सहारा के अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेश, मध्य एशिया और भारत कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। आप इसको बनाकर चैंपियन लिख देंगे, तो जब लिखेंगे तो आपको समझ में अपने आप आ जाएगा। लिखना जरूर आपको है, ठीक है ना। नेक्स्ट, चलिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में स्वेज नहर के बारे में बताइए। एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत पूछता है चैंपियन। स्वेज नहर के बारे में पूछ रहा है, आप लोग बताएंगे, और क्वेश्चंस बहुत ही आसान तरीके से होता है, और आप कंफर्म इसको देख लेंगे तो आसान से आपको याद हो जाएगा। ठीक है चैंपियन। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस क्या कहता है। आइए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में स्वेज नहर मार्ग के महत्वपूर्ण उसका वर्णन कीजिए। स्वेज नहर, जाहिर सी बात है, ठीक है। आइए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में स्वेज नहर मार्ग का महत्व। स्वेज नहर विश्व की सबसे बड़ी एवं क्या है, महत्वपूर्ण जहाजीय नहर है, जो देखिए यहाँ पे, जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, होते हुए अरब सागर से जोड़ने का काम करती है। 160 किलोमीटर लंबी है। इस नहर का निर्माण कार्य 1869 में पूरा हुआ था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रतिदिन लगभग कितने जी 100 जहाज गुजरते हैं। यहाँ से जहाजों गुजरने में 10 से 12 घंटे का समय लगता है। मिस्र सरकार के नियंत्रण वाले इस नहर के भूमध्य सागरीय तट पर, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, पोर्ट शहीद और लाल सागर तट पर स्वेज बंदरगाह की स्थिति होती है। पोर्ट शहीद किसमें शामिल है, तो क्या मारेंगे, स्वेज नहर में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्वेज नहर व्यापारिक दृष्टि से यूरोप के विकसित एवं एशिया के विकासशील देशों के मध्य एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम करती है। कौन नहर करती है, तो स्वेज नहर। नेक्स्ट, चलिए, वास्तव में यह नहर विश्व के मध्य से होकर गुजरती है। विश्व के मध्य से होकर गुजरती है। अब परिणाम स्वरूप इससे यूरोपियन देश, पूर्वी अफ्रीकी देश, दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश,
लाभान्वित होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लगभग 20% भाग इस नहर मार्ग से संपादित होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझ लीजिए। यही नहीं, इस नहर के बन जाने से कई देशों के मध्य दूरी में काफ़ी कमी आई है। इस नहर मार्ग से यूरोप को पेट्रोलियम, चाय, कपास, रबर, टीन, खजूर, रेशम, सागौन, मसाला, तंबाकू, ऊन, गेहूं, मांस तथा फल, और एशिया को वस्त्र, रसायन, मशीनरी, कागज, मोटरकार आदि उर्वरक की आपूर्ति होती है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एक वर्ड आ गया था, थोड़ा सा बता देते हैं। जब कोई देश दूसरे देश के साथ व्यापार करता है उसे क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। यानी इसमें वस्तुओं का आयात निर्यात होता है। ठीक है। अब जब कोई राज्य दूसरे राज्य से अपने वस्तुओं का आयात और निर्यात करता है उसे क्या कहते हैं? तो राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। ये क्लास में हम आपको बताए हुए हैं। ठीक है चैंपियन। नेक्स्ट चलिए, नंबर 3, 23 क्वेश्चन है। विकासशील देशों में नगरीय बस्तियों की समस्याओं को विवेचना कीजिए। विकासशील देशों में क्या कह रहा है? नगरीय बस्तियों की समस्याएं क्या क्या हैं, आइए देखते हैं। विकासशील देशों में नगरीय बस्तियों की कई समस्याएं होती हैं, जिनमें से कुछ ये हैं। आइए देखते हैं। नियोजित विकास। विकासशील देशों के ज़्यादातर शहर अनियोजित होते हैं। नगरों में अनियमित बस्तियों के फैलाव से यातायात की समस्या होती है। सही बात है भाई, जाम हो जाता है। पहला करेंगे, इसको दूसरा करेंगे। मलिन बस्तियों का विकास। नगरों में अनियमित, अनियोजित और अनियंत्रित रूप से मलिन बस्तियां बनती हैं। इन बस्तियों में मूलभूत सुविधाओं का क्या होता है? अभाव होता है। ये भी सही बात है। नंबर 3, आवास की कमी। कई शहरों में आबादी का एक ऐसा बढ़ता हुआ हिस्सा झुग्गियों और अवैध कॉलोनियों जैसे खराब आवासों में रहता है। तीसरा भी कारण है। बहुत सारे कारण आपको दिया गया यहाँ पे। कितना था आपका? 4 कर लेंगे। पीने के पानी की कमी। कई शहरी बस्तियों में पीने के पानी की कमी होती है। सही बात है। नंबर 5, प्रदूषण। नगरों के अनियमित और अनियोजित विकास से विभिन्न प्रकार के प्रदूषण भी होता है। भी सही बात है। नंबर 6, नगरीय विस्तार। जैसे ही नगरों की जनसंख्या बढ़ती है वे चारों ओर बाहर की ओर फैलते शुरू कर देते हैं और कृषि योग्य भूमि का हरण करते हैं। नंबर 7, अन्य समस्याएं। नगरीय बस्तियों में कुछ अन्य समस्याएं भी पाई जाती हैं, जैसे सीवर प्रणाली, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, बेरोजगारी, सामाजिक प्रदूषण इत्यादि भी होती है। तो ये सभी समस्याएं किसमें होती हैं? तो नगरों में होती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4, 24, यानी भारत में धान के उत्पादन एवं वितरण का विवरण कीजिए। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैंपियन है, VVI कर लेंगे। ठीक है। आइए, भारत में धान के उत्पादन और वितरण में जुड़ी कुछ खास बातें इस प्रकार हैं। आइए, भारत में धान की खेती का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है। धान खेती होती है भारत में। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। बहुत अधिक चावल यहाँ पर होता है। पहला कौन था? तो चीन। अब भारत में धान की खेती के लिए मुख्य रूप से वर्षा जल क्षेत्रों का इस्तेमाल किया जाता है। भारत में धान की पैदावार करने वाले प्रमुख राज्य कौन कौन से हैं? तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अधिक धान होता है वहाँ पे। उसके बाद भारत में बासमती चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य यहाँ होता है बासमती चावल। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में चावल होता है। उसके बाद धान की खेती के लिए जुड़ी कुछ और भी बातें चलिए क्या क्या हैं सीखते हैं। धान की बीज मात्रा बुआई के तरीके पर निर्भर करती है। धान की किस्मों का चुनाव अपने क्षेत्र के हिसाब से करना चाहिए। धान खेती में जैव उर्वरक का इस्तेमाल करना चाहिए। धान सीधी बुआई करने से कम पानी से ज़्यादा उपज मिलती है। जाहिर से बात है, ये धान के बारे में बात होगी चैंपियन। अब यहाँ क्वेश्चन देखिए दिया गया है, ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत की विवेचना कीजिए। अपारंपरिक स्रोत की विवेचना कीजिए। देखते हैं, आइए देखते हैं। ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत कुछ उदाहरण क्या क्या है? पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और बायोमास ऊर्जा शामिल है। इन्हें ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत भी कहा जाता है। इसका कारण यह है कि इन्हें प्राकृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से उनकी खपत की दर से अधिक या बराबर दर पर उत्पादित किया जाता है या उत्पन्न किया जा सकता है। क्वेश्चंस आप इसको नोट करेंगे तो आसान लगेगा। अब
तो ये क्वेश्चंस 25 तक आपका लगभग नियर अबाउट हो गया चैंपियन। इसमें और भी है, बट इतना कंप्लीट करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको सबको आसानी समझ में आ जाएगा। आप इसको क्या कीजिए, सभी क्वेश्चंस को नोट कीजिए। नोट करने से, लिखने से आपका प्रैक्टिस बढ़ेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। देखने के लिए आप सबको धन्यवाद। मस्त रहिए, बिंदास रहिए, क्वेश्चंस को पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर ऑल गाइज।